हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जुडिशरी गोल्ड। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने जुडिशरी गोल्ड को 100 के फैमिली बना दिया है। ये स्पेशल इवेंट है और इस स्पेशल इवेंट पर जुडिशरी गोल्ड आपके लिए एक स्पेशल सीरीज लेकर आया है। आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ का एग्जाम बहुत ही करीब है और हम आपको जो एग्जाम से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करवाने वाले हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग सीपीसी और लिमिटेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जिनका की एग्जाम में आने का चांसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, रेस जुडिकेटा में ऑपरेट बिटवीन अ प्लेंटिफ एंड अ डिफेंडेंट, बी को प्लेंटिफ्स, सी को डिफेंडेंट, डी ऑल ऑफ द अबव। सवाल यह है कि रेस जुडिकेटा किस किस के बीच में ऑपरेट होता है। तो जनरली लोग ये समझते हैं कि इसका आंसर प्लेंटिफ एंड अ डिफेंडेंट होगा, क्योंकि इन्हीं पार्टीज के बीच में अगर फिर से डिस्प्यूट क्रिएट होता है सेम पॉइंट को लेकर, सेम इश्यूज इन्वॉल्व है, सेम सब्जेक्ट मैटर है, तो अब रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाएगा। मगर ये बात तो सही है, मगर को प्लेंटिफ्स और को डिफेंडेंट्स के बीच में भी रेस जुडिकेटा अप्लाई हो सकता है। रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल या पॉइंट ये है कि अगर दो पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट है और कोर्ट ने उस डिस्प्यूट को डिसाइड कर दिया, तो अब फिर से कोर्ट उस डिस्प्यूट को या उस इश्यू को ट्राई नहीं करेगा। तो ये डिस्प्यूट जो कि डिसाइड किया गया है वो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट्स के बीच में तो हो ही सकता है, को प्लेंटिफ और को डिफेंडेंट के बीच में भी अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ किसी केस के दौरान और कोर्ट ने उसको डिसाइड कर दिया, तो अब इनके ऊपर भी रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा। और इसीलिए जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि रेस जुडिकेटा जो है वो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में तो अप्लाई होता ही है, मगर को प्लेंटिफ और को डिफेंडेंट्स के बीच में भी अप्लाई हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट ऑफ अ सिविल नेचर। ये किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिविल नेचर का राइट कौन सा कहलाता है। इसके लिए सजेशन मेरा ये है कि आप एक लिस्ट तैयार कर लीजिए कि कौन कौन से सिविल नेचर के राइट्स हैं और कौन कौन से सिविल नेचर के राइट्स नहीं है। फिलहाल हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट ऑफ अ सिविल नेचर? ए, राइट टू वर्शिप इन अ टेम्पल, राइट टू शेयर इन ऑफरिंग्स इन अ टेम्पल, राइट टू टेक आउट प्रोसेशन। आपको बता दूं ये सारे के सारे सिविल नेचर के राइट्स हैं। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अब एक छोटी सी बात आपको इसी से जुड़ी हुई इंफॉर्म करता हूं कि कभी भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि स्ट्रिक्टली कास्ट से जुड़ा हुआ, कास्ट जाति या रिलीजन से जुड़ा हुआ है, ऐसा सूट सिविल नेचर का नहीं कहलाता। तो सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा सिविल नेचर का सूट नहीं है। तीन ऑप्शन शायद यही हो, और एक ऑप्शन होगा अ सूट विच इज रिलेटेड टू रिलीजियस राइट्स स्ट्रिक्टली, या कास्ट स्ट्रिक्टली, जाति से ही जुड़ा हुआ केस है या रिलीजन से ही जुड़ा हुआ केस है, तो सिविल नेचर का नहीं कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। द डेथ ऑफ अ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट शैल नॉट कॉज द सूट टू अबेट इफ। प्लेंटिफ या डिफेंडेंट की डेथ हो जाने पर सूट अबेट नहीं होगा, रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। कब? ऑप्शन नंबर ए, द कॉज ऑफ एक्शन सर्वाइव्स, the relief survives, the right to sue survives, D, all of the above। तो आपको याद रखना है, अगर राइट टू स्यू सर्वाइव करेगा तो सूट अबेट नहीं होगा। अब राइट टू स्यू सर्वाइव करने का मतलब क्या है? किसी भी पार्टी की डेथ से सूट फाइल करने का राइट खत्म नहीं होता। मान लीजिए ए और बी के बीच में डिस्प्यूट है कि प्रॉपर्टी किसकी है, तो किसी की भी डेथ हो जाए, अल्टीमेटली क्योंकि प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ डिस्प्यूट है, तो ये प्रॉपर्टी जिसकी भी होगी उसके एलआरस को मिलेगी। इसका मतलब किसी भी पार्टी की डेथ से सूट फाइल करने का राइट खत्म नहीं होता, राइट टू स्यू सर्वाइव करता है। जो जिसकी डेथ हो गई उसका एलआर उसकी जगह ले लेगा और सूट कंटिन्यू हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर है द राइट टू स्यू सर्वाइव। अगर राइट टू स्यू सर्वाइव करता है
तो सूट अबिट नहीं होगा। बहुत खास सवाल है। आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा कैन बी इन्वोक्ड। रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल इन्वोक किया जा सकता है ओनली इन सेपरेट प्रोसीडिंग, B, also in subsequent stage of the same proceeding, C, depends upon some things, D, none of the above। रेस जुडिकेटा का जो प्रिंसिपल है वो कहां इन्वोक किया जा सकता है? क्या नेक्स्ट या सब्सीक्वेंट या जो सेपरेट प्रोसीडिंग होगी उसमें इन्वोक कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। ऑल्सो इन अ सब्सीक्वेंट स्टेज ऑफ द सेम प्रोसीडिंग, एक ही सूट की सब्सीक्वेंट स्टेज पर भी क्या रेस जुडिकेट अप्लाई हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट, कोई इशू कोर्ट ने डिसाइड कर दिया और यही इशू दोबारा रेज हुआ, तो अब इसी सूट की सब्सीक्वेंट स्टेज पर भी रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाएगा। अब कोर्ट दोबारा अपना टाइम उस इशू पर फ्रेम या उस इशू पर जो है वो नहीं देने वाला, उसमें नहीं इन्वॉल्व होगा कोर्ट, तो यहां पर भी रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाएगा। सी डिपेंड्स अपॉन सम थिंग्स, डी नन ऑफ द अबव। तो अब देखिए यहां पर जो सही आंसर होगा वो है बी, ऑल्सो इन सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ द सेम प्रोसीडिंग। अब आप ये सोच रहे होंगे शायद कि सर सेपरेट प्रोसीडिंग में तो अप्लाई होता ही है ना, सब्सिक्वेंट में तो अप्लाई होता ही है। हाँ, होता है, बट यहां पर ओनली लिखा हुआ है, ओनली इन अ सेपरेट प्रोसीडिंग, और यहां पे लिखा है ऑल्सो इन अ सब्सिक्वेंट स्टेज, मतलब सब्सिक्वेंट स्टेज पर भी होता है, मतलब कहीं और भी हो सकता है, जो सब्सिक्वेंट सूट होगा उसमें भी हो सकता है, बट यहां पे लिखा है सिर्फ सेपरेट प्रोसीडिंग में ही होगा, सेपरेट सूट में ही होगा। तो ये ओनली वर्ड जो है वो इस ऑप्शन को गलत बता देता है या बना देता है, और सही आंसर हो जाएगा आपका बी, कि रेस जुडिकेटा एक ही सूट की सब्सिक्वेंट स्टेज पर भी अप्लाई होता है। आगे बढ़ते हैं। अंडर सेक्शन 34, एक तो सेक्शन नंबर 34 की हेडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है तो वो आपको याद रखनी है, इंटरेस्ट। अब आगे देखते हैं कि 34 में कितना परसेंट इंटरेस्ट कोर्ट दे सकता है। इसका जवाब सभी को पता होना चाहिए। द आंसर 6%। ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, बिल्कुल क्लियर कट सवाल है ये, याद ऐसे का ऐसा होना चाहिए। 6% इज द राइट आंसर, और 34 की हेडिंग आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। इनफैक्ट अगर छत्तीसगढ़ आपका टारगेट है तो इंडेक्स से 40% क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो बिल्कुल इंडेक्स मिस करने का काम नहीं करना। अब आगे बढ़ते हैं। Suits under Section 20 of CPC can be instituted where the cause of action arises wholly, partly, either wholly or in part, D only A and not B or C। सूट कहां पर फाइल हो सकता है? आपको पता है सेक्शन 20 जो है सीपीसी में एक रेसिडुअरी सेक्शन का काम करता है, जहां पर सेक्शन नंबर 16, 17, 18 और 19 अप्लाई नहीं होते, वहां पे 20 का रोल चालू हो जाता है। और इसमें लिखा हुआ है कि सूट वहां पर फाइल किया जा सकता है जहां पर डिफेंडेंट या डिफेंडेंट्स रहते हैं, या जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है होली और इन पार्ट, पूरा का पूरा वहां पे अराइज हुआ या कुछ पार्ट वहां पर अराइज हुआ, यहां पर सूट फाइल किया जा सकता है। ये क्लॉज नंबर सी में लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 20 का। तो इसका सही जवाब हो गया ईदर होली और इन पार्ट। आगे बढ़ते हैं। An agreement by which a person agrees to waive the benefits on any exemption under Section 60 of the Code of Civil Procedure is option number A valid, B void, C voidable, and D valid if reasonable। ये बात सेक्शन नंबर 60 में लिखी हुई है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को अटैच किया जा सकता है, और 60 ही ये बताता है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को अटैच नहीं किया जा सकता। ये दोनों बातें 60 में दी हुई हैं कि डिक्री के एग्जीक्यूशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अटैच करी जा सकती हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अटैच नहीं करी जा सकती। अब ये सवाल क्या है? सवाल क्या है? सवाल ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अग्री कर ले कि जो एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टी है, जिनको अटैच नहीं किया जाना चाहिए, उनको भी अटैच कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अग्री कर लिया। ऐसा अग्रीमेंट कैसा है? तो ध्यान रखना, ऐसा अग्रीमेंट वॉइड है। ये बात लिखी है सेक्शन नंबर 60 के सबसेक्शन 1A में कि ऐसा कोई भी अग्रीमेंट जिसमें कि कोई व्यक्ति एग्जेम्पशन, जो प्रॉपर्टी एग्जेम्प्टेड है उसको वेव करने तैयार है, अग्री हो गया है, ऐसा अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। सेक्शन नंबर 60 बहुत खास है, इसकी हेडिंग भी बहुत खास है, और सबसेक्शन 1A भी बड़ा खास है, और जो लिस्ट प्रोवाइड करी गई है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अटैच नहीं करी जा सकती, उसमें आई और आई ए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब आगे बढ़ते हैं। In execution of a decree for the maintenance, salary of a person can be attached to the extent of। आ गए, मैंने कहा था आई और आई ए दोनों बहुत जरूरी है। इसमें दिया क्या हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि सैलरी किस लेवल तक अटैच हो सकती, कहां तक सैलरी अटैच नहीं हो सकती, तो जो बच गया वो अटैच हो सकता है। तो आई बात करता है मेंटेनेंस के अलावा अगर कोई दूसरा सूट है तो सैलरी कितनी अटैच नहीं हो सकती। और आई ए बात करता है कि अगर मेंटेनेंस से जुड़ा हुआ सूट है तो कितनी सैलरी अटैच नहीं हो सकती, जो बचा हुआ पोर्शन है वो अटैच हो जाएगा। वहां पे क्या लिखा है, आई ए कहता है कि अगर मेंटेनेंस से जुड़ा हुआ सूट है तो 1/3 सैलरी अटैच नहीं करी जा सकती, क्योंकि वो लिस्ट यही है कि क्या क्या अटैच नहीं हो सकता। तो क्या नहीं हो सकता, सैलरी कितनी अटैच नहीं हो सकती, मेंटेनेंस के मामलों में 1/3 अटैच नहीं हो सकती। तो कितनी हो सकती है, तो आंसर आपको मिल गया 2/3। सेक्शन 60 मैंने अभी बताया, जो पॉइंट्स हैं उसमें आई और आई ए, क्लॉज आई और आई ए दोनों जरूरी है। यहां पर लिखा है इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री फॉर द मेंटेनेंस, अगर मेंटेनेंस की डिक्री है, सैलरी ऑफ अ पर्सन कैन बी अटैच्ड, कितनी अटैच हो सकती है, वहां पे लिखा है 1/3 नहीं हो सकती, कितनी हो सकती है, 2/3 हो सकती है। सेक्शन 60 आगे बढ़ते हैं। हु कैन फाइल अ सूट अंडर सेक्शन 91 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड फॉर पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस के लिए कौन सूट फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 91। जवाब सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन रीड कर रहा हूं, एडवोकेट जनरल, एनी सिटीजन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एनी 10 और मोर सिटीजंस। इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज एडवोकेट जनरल। कोई दो या दो से ज्यादा लोग भी फाइल कर सकते हैं, बट वो ऑप्शन में नहीं है, तो दो ही ऑप्शन वहां पे दिए हैं, या तो एडवोकेट जनरल कर दे या दो से ज्यादा लोग कर सकते हैं। ऑप्शन नहीं है वो वाला, ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा, सेक्शन नंबर 91। आगे बढ़ते हैं। No second appeal shall lie under section 102 CPC from any decree when the subject matter of original suit is for recovery of money not exceeding। इसका जवाब सीधे याद होना चाहिए, 25,000। ये देखिए 25,000, 25,000 से ज्यादा अगर रिकवरी का अमाउंट नहीं है तो सेकंड अपील लाई नहीं करेगी। कहां दिया है, सेक्शन नंबर 102, बहुत खास। आगे बढ़ते हैं। कैविएट शैल नॉट रिमेन इन फोर्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ, कैविएट के बारे में कहां दिया है, 148 ए में दिया हुआ है। और इसी सेक्शन में यह भी दिया हुआ है कि कैविएट कितने समय तक फोर्स में रहेगा, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। आंसर इज, देखो ऑप्शंस क्या है, 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज, 15 डेज। इसका जवाब है 90 डेज। कैविएट वैलिड रहेगा, फोर्स में रहेगा अप टू 90 डेज, उसके बाद फिर एक्सपायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। When a decree is passed against the Union of India, execution of such decree shall not be issued unless it remains unsatisfied for the period of computed from the date of such decree, 1 month, 2 month, 3 months और 6 months। एक बहुत सिंपल सी बात है कि जब सरकार के अगेंस्ट कोई डिक्री पास होती है तो सरकार से कोर्ट अब डिक्री एग्जीक्यूट करवाए तो अच्छा नहीं लगता, तो सरकार को टाइम दे दिया कि भाई डिक्री जब हम पास करेंगे तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड दे दिया, इस टाइम पीरियड के अंदर आप डिक्री को एग्जीक्यूट कर दो, नहीं करोगे तो कोर्ट करवाएगा, बट एटलीस्ट एक टाइम फ्रेम सरकार को दे दिया गया। यही पूछा गया है कि कितना टाइम दिया गया है। इसका जवाब आपको मिलता है सेक्शन नंबर 82 में, और जवाब है 3 महीने। अगर 3 महीने तक डिक्री अनसेटिस्फाइड रही, अब एग्जीक्यूशन कोर्ट करवाएगा। कहां लिखा है, 82 में लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। Prison as defined in order 16A of the Code of Civil Procedure 1908 includes any place which has been declared by the government by general or special order to be subsidiary jail, B, any reformatory hostel institution or other institution of a like nature, C, both A and B, and D, only A is correct। प्रिजन वर्ड को डिफाइन कहां किया है, देखो क्या है, ऑर्डर नंबर 16A। ऑर्डर 16A बात करता है कि अगर विटनेस प्रिजन में है तो उसको बुलाना है, बुलाने के लिए आप ऑफिसर इंचार्ज ऑफ प्रिजन को बोलोगे कि विटनेस को अपियर करवाया जाए। तो प्रिजन क्या है, तो प्रिजन को डिफाइन किया है ऑर्डर नंबर 16A के रूल नंबर 1 में, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जवाब है बोथ ए एंड बी,
यानी कि ये दोनों ही जो है वो प्रेजेंट में आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। Where the appellant has withdrawn the appeal preferred against a decree passed ex parte, the application under Order 9, Rule 13 of CPC 1908 shall be A. Rejected, B. Returned, C. Maintainable, and D. Referred for opinion to the appellate court. सवाल क्या है? पहले तो सवाल का मतलब समझ लेते हैं। अगर किसी डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक्स पार्टी डिक्री पास हो गई है, नंबर वन, तो उसके पास ऑप्शन क्या है? उसके पास दो ऑप्शन है, क्योंकि हर डिग्री अपीलेबल होती है, तो वो इस एक्स पार्टी डिग्री से अपील भी कर सकता है। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो उसी कोर्ट में उस एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड करने के लिए अप्लाई कर सकता है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर उसने अपील कर दी और अपील करने के बाद इस एक्स पार्टी डिग्री के अगेंस्ट अपील कर दी और फिर अपील विड्रॉ कर ली, तो क्या सेट असाइड करने की एप्लीकेशन लाई कर सकती है? क्या सेट असाइड करने की एप्लीकेशन मेंटेनेबल है या नहीं है? आपको याद रखना है, एप्लीकेशन मेंटेनेबल है। क्यों? क्योंकि अपील विड्रॉ करी गई है। अगर मेरिट्स पर डिस्पोज ऑफ कर देते, यही सवाल बदल दूं कि एक्स पार्टी डिक्री के खिलाफ अपील करी जो कि मेरिट्स पर डिस्पोज ऑफ हो गई, अब क्या ऑर्डर 9 रूल 13 की एप्लीकेशन मेंटेनेबल है? नहीं है, अब नहीं है। मगर उसने अपील करके विड्रॉ कर लिया, अब मेंटेनेबल है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ये आपको ध्यान रखना है। और ऑर्डर नंबर 9 प्री के लिए बहुत जरूरी है। 6, 7, 8, 9 ये चारों ऑर्डर्स प्री के लिए बहुत जरूरी है। आपको स्पेशली फोकस करके इसको पढ़ना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? An appeal may lie from an original decree passed ex parte. Statement number one. No appeal shall lie from a decree passed by the court with the consent of the parties. Statement number two. And three, no appeal shall lie on a question of law. अब सही कौन सा है? सिर्फ फर्स्ट, सिर्फ सेकेंड, सिर्फ थर्ड, या बोथ वन एंड टू? अब देख लेते हैं। An appeal may lie from an original decree passed ex parte. क्या ex parte डिक्री से अपील हो सकती है? The answer is yes, हो सकती है। सेक्शन नंबर 96 में लिखा हुआ है। नो अपील शैल लाई फ्रॉम अ डिक्री पास्ड बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। अगर कंसेंट डिक्री है तो क्या अपील लाई करती है? नहीं करती। सही स्टेटमेंट है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज डिक्री है, कंसेंट डिक्री है, तो इससे अपील नहीं हो सकती। कहां लिखा है? 96 में लिखा है। आगे, नो अपील शैल लाई ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ लॉ पर ही तो अपील होती है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट नंबर 3 जो है ये गलत है। सही कौन कौन से हैं? 1 एंड 2। जवाब बन गया बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। If the plaintiff does not appear before the court when the suit is called for hearing, the suit will be option number A dismissed, B heard ex parte, C rejected, and D returned. क्या होगा? क्या लिखा है? मैंने अभी बताया, ऑर्डर 9 बहुत जरूरी है। If the plaintiff does not appear, कौन appear नहीं हुआ? Plaintiff does not appear before the court when the suit is called on for hearing. जब हियरिंग पर था, जब appear होना चाहिए था और plaintiff appear नहीं हुआ, तो क्या होगा? याद रखना, plaintiff appear नहीं होता तो dismissal of the suit हो जाता है। Suit is dismissed। ये ex parte कब होता है? जब defendant appear ना हो। जब डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता तब एक्स पार्टे होता है, एक्स पार्टे हियर किया जाता है। और ये बातें दी कहां हुई हैं? डिसमिस हो जाएगा। ये ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 8 में दिया हुआ है कि डिसमिस हो जाएगा अगर प्लेंटिफ अपीयर नहीं होता तो, और डिफेंडेंट अपीयर नहीं होगा तो एक्स पार्टे हो जाएगा, एक्स पार्टे हियरिंग होगी। ये कहां दिया है? ऑर्डर 9 रूल नंबर 6। तो ये क्या हो गया? ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 8, ये ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 6। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज पॉपर सूट मीन्स? पॉपर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि कोर्ट फीस नहीं पे कर सकता। यही मतलब है इंडिजेंट पर्सन का। तो देखो, सूट बाय अ थर्ड पार्टी, सूट बाय पब्लिक सर्वेंट, सूट बाय इंडिजेंट पर्सन, सूट बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो याद रखना, इंडिजेंट एक ऐसा व्यक्ति जो कि कोर्ट फीस पे नहीं कर सकता, वो इंडिजेंट कहलाता है। पॉपर सूट मतलब सूट फाइल बाय द इंडिजेंट पर्सन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। In which section of the Code of Civil Procedure are the inherent powers of court mentioned? Inherent power कहां दी है? सबको एक बार में याद होना चाहिए, सेक्शन नंबर 151, इनहेरेंट पावर। ठीक है।
under which one of the following provisions of civil procedure code a collector may be appointed receiver? कलेक्टर को रिसीवर कहां पे अपॉइंट किया जा सकता है? देखो, रिसीवर के बारे में दिया गया ऑर्डर नंबर 40 में। हमसे क्या पूछा? अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड अ कलेक्टर मे बी अपॉइंटेड एज अ रिसीवर? रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है कलेक्टर को? हाँ, किया जा सकता है। प्रोविजन कौन सा है? ऑर्डर नंबर 40, तो वो तो पूरा का पूरा ऑर्डर हो गया। अब देखो, रूल्स भी मेंशन है, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 5, कौन सा? तो याद रखना, ऑर्डर नंबर 40 रूल नंबर 5 में, इसका मतलब सही आंसर क्या हो गया? सही आंसर हो गया बी। ऑर्डर नंबर 40 रूल नंबर 5 में कलेक्टर को रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे, which one of the following provisions of the civil procedure code provides that no appeal shall lie from a decree passed by the court within the with the consent of the parties? अगर कंसेंट डिक्री है तो अपील नहीं होगी। ये दिया कहां हुआ है? 96 में दिया हुआ है, मगर 96 में कहां दिया है? सबसेक्शन 1, 2, 3 या 4? याद रखना, सेक्शन 96 3। यहां पर लिखा हुआ है कंसेंट डिक्री जो है, या कॉम्प्रोमाइज डिक्री आप बोल सकते हो, उसमें अपील नहीं करी जा सकती। नेक्स्ट, अब यहां से आगे बढ़े, इसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो जुडिशरी गोल्ड के साथ। हमारे कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस हैं, इसमें आपको लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं। जुडिशरी गोल्ड आपके लिए ऑफलाइन क्लासेस भी अब लेकर आ चुका है, और आप भोपाल एमपी नगर जोन 2 में आकर के ऑफलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं। डीसीएस भी यहां पर ऑफलाइन होगा। टेस्ट सीरीज, बाकी सारी चीजें यहां पर आपको ऑफलाइन प्रोवाइड हो जाएंगी। तो ये आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे साथ। और अगर आपके पास अपनी सहूलियत से पढ़ने का आपको टाइम चाहिए, या अपने कंफर्ट के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप JG1 बैच ज्वाइन कर सकते हो। यहां पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज टू। सेक्शन 6 कहां अप्लाई होता है? ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन 6 कहां अप्लाई होता है और कहां अप्लाई नहीं होता? तो याद रखिए, सेक्शन 6 अप्लाई होता है। अब ऑप्शन नंबर ए सूट्स, ऑप्शन नंबर बी एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ द अबव। सेक्शन 6 अप्लाइज टू बोथ सूट्स एंड एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, दैट इज बोथ ए एंड बी। और यही सवाल बनता है कि कहां पर अप्लाई नहीं होता? तो याद रखना, जब सूट में अप्लाई हो रहा है, एग्जीक्यूशन में अप्लाई हो रहा है, तो कहां अप्लाई नहीं हो रहा? अपील्स में अप्लाई नहीं हो रहा। तो ये दोनों ही बड़े खास क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, कैन अ प्ली ऑफ लिमिटेशन बी? लिमिटेशन के प्ली को क्या वेव कर सकते हैं, त्याग सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, कंसेंट से वेव कर सकते हैं? आपको बता दूं कि लिमिटेशन के प्ली को ना ही वेव किया जा सकता है, ना ही इग्नोर किया जा सकता है, ना ही पार्टी से कंसेंट से इग्नोर किया जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। लिमिटेशन लॉ है, अगर लिमिटेशन लग गया तो अब सूट फाइल करने का राइट हो गया खत्म। तो क्या होगा? इसका आंसर है डी, नन ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं, अंडर सेक्शन 25 the easement rights over the property belonging to the government acquired by the continuous and uninterrupted user। अगर किस पीरियड तक कोई व्यक्ति अनइंटरप्टेड वे में यूज कर रहा है किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को, तो उसको राइट मिल जाएगा। इस बात का आंसर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। द आंसर इज 30 years। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, under section 21 a suit is deemed to have been instituted in case of a new plaintiff impleaded added। अब सवाल क्या है कि अगर किसी नए प्लेंटिफ को ऐड किया गया, तो a suit is deemed to have been instituted। सूट इंस्टीट्यूट कब माना जाएगा? इन केस ऑफ अ न्यू प्लेंटिफ। नाउ व्हाट इज इम्प्लीडमेंट? ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 10 बात करता है इम्प्लीडमेंट की। किसी अभी तक पार्टी नहीं था, उसको पार्टी अब बनाया गया है, तो सूट इंस्टीट्यूट कब से माना जाएगा, ये सवाल है। तो देखो, लिखा हुआ है
ऑप्शन नंबर ए, ऑन द डेट ऑन विच द न्यू प्लेंटिफ इज इम्प्लीटेड, जिस डेट में उसको ऐड किया गया उस दिन से सूट इंस्टीट्यूट माना जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, ऑन द डेट ऑन विच द सूट वाज इनिशियली इंस्टीट्यूटेड, जब ये सूट एक्चुअली में इंस्टीट्यूट किया गया था तब से माना जाएगा। सी, ऑन द डेट ऑन विच द एप्लीकेशन फॉर इम्प्लीटिंग अ न्यू प्लेंटिफ इज मेड, जब उसको ऐड करने की एप्लीकेशन दी गई थी तब से। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी अबव, याद रखना जब उसको पार्टी बनाया गया, जब वो ऐड हुआ उस दिन से सूट इंस्टीट्यूट माना जाएगा। इसका जवाब हो जाएगा ए, ऑन द डेट ऑन विच द न्यू प्लेंटिफ इज इम्प्लीटेड। क्लियर? ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनको कि आपको अपनी प्रैक्टिस में ऐड कर लेना है। उम्मीद है कि आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। इसके अलावा जो हमने रैपिड रिवीजन अभी कंडक्ट करवाया था, एग्जाम्स बहुत पास में है और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार जितने भी रैपिड रिवीजन हैं उसको दोबारा से जरूर देखिए। कई बार बहुत छोटी छोटी चीजों को पढ़ने में आपका बेनिफिट ज्यादा हो जाता है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।